नमस्कार। पेरिस ओलंपिक पर हमारे इस विशेष कार्यक्रम भारत के चैंपियंस में आपका स्वागत है। तो पेरिस ओलंपिक में भारत का अभियान जो है वो समाप्त हो चुका है और पेरिस ओलंपिक का समापन समारोह जो है वो आज भारतीय समय अनुसार आज रात जो है वो शुरू हो जाएगा। तो जाहिर तौर पर ये ओलंपिक जो हैं वो अपनी छाप जो है वो छोड़ गए हैं। कई खिलाड़ियों ने अपना शानदार प्रदर्शन किया। वहीं भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो खिलाड़ियों ने अपने स्तर पर एक शानदार तस्वीर जो है वो पेश की है। भले ही 6 पदक आए हों, लेकिन उसके बावजूद हर खेल में भारतीय खिलाड़ी जो हैं वो आगे बढ़ते दिखाई दिए हैं। तो अगले आधे घंटे हम इस पर बात करेंगे, साथ ही साथ कुछ अन्य जुड़ी हुई खबरों को भी देखेंगे पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हुई। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम भारत के चैंपियंस की। तो खेलों के महाकुंभ पेरिस ओलंपिक 2024 का आज समापन हो जाएगा। पेरिस 2024 का समापन समारोह भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे होगा। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर पी.आर. श्रीजेश भारत की ओर से ध्वजवाहक होंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 का आज आखिरी दिन है। आज रात होने वाले रंगारंग कार्यक्रम के साथ खेलों के महाकुंभ ओलंपिक 2024 का समापन हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक का समापन समारोह का आयोजन भारतीय समय के अनुसार आज रात 12:30 पर फ्रांस के स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में होगा, जिसमें 100 से ज्यादा कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। वहीं कार्यक्रम के परेड ऑफ नेशंस में प्रतिभागी देश के एथलीट ओलंपिक फ्लैग को सलामी देंगे। पेरिस ओलंपिक के क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की ओर से निशानेबाज मनु भाकर और भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर पी.आर. श्रीजेश भारत की ओर से ध्वजवाहक होंगे। गौरतलब है कि भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने 2024 ओलंपिक में 2 कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। वहीं भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर पी.आर. श्रीजेश ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। भारतीय हॉकी टीम ने लगातार दूसरे ओलंपिक खेलों में मेडल जीतकर इतिहास रचा था। वहीं ओलंपिक समापन समारोह की परंपरा के अनुसार 2028 के ओलंपिक गेम्स की मेजबानी करने वाले अमेरिका को ओलंपिक फ्लैग सौंपा जाएगा। इसके अलावा कार्यक्रम में एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाएगी, जिसमें ओलंपिक के इतिहास, वर्तमान और भविष्य की झलक प्रस्तुत की जाएगी। पेरिस ओलंपिक का समापन समारोह इन खेलों में पोडियम पर अपने पदक की चमक बिखेरने वाले खिलाड़ियों के लिए तो खास होगा ही, साथ ही इन खेलों में हिस्सा लेने पेरिस पहुंचे हजारों खिलाड़ियों को एक यादगार अनुभूति भी प्रदान करेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से रंगारंग आगाज हुआ था पेरिस ओलंपिक का, उसी तरह से समापन समारोह की भी जो है वो तैयारी है। वहीं भारतीय हॉकी टीम के डिफेंडर अमित रोहिदास ओलंपिक में भारतीय टीम के लगातार 2 कांस्य पदक जीतने से खुश हैं। उन्हें इस बात की भी खुशी है कि पूरा देश आज हॉकी पर गर्व कर रहा है। उनका कहना है कि सेमीफाइनल में टीम में नहीं होने का उन्हें काफ़ी मलाल है। अमित रोहिदास से हॉकी टीम की जीत और अन्य मुद्दों पर बात की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। हमारे साथ हैं अमित रोहिदास, जो ब्रॉन्ज मेडल टीम के सदस्य, बहुत ही धाकड़ प्लेयर है। इनके लिए कहावत है धाकड़ है। और इस समय ये इंडिया हाउस में मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम प्लेयरों का जमावड़ा लगा था, नीरज चोपड़ा भी थे। अमित, कितना खुशी हो रहा है, ब्रॉन्ज मेडल जीता, दोबारा टीम के साथ यहाँ पर है, कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा आपका? देखिए, ये बहुत खुशी लग रहा है और देश सेलिब्रेट कर रहे हैं ये ब्रॉन्ज मेडल के साथ। और मैं भी बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल देश को मिला है। टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल मिला था, पेरिस में ब्रॉन्ज मेडल मिला। बहुत खुशी मना रहे हैं। और इंडिया हाउस में हम तो अभी इंडिया ही पहुंच गया जैसे लग रहा है, पेरिस में है जैसे नहीं लग रहा है। तो यहाँ जब फ्रेंड्स लोग आए थे, काफ़ी अच्छा लगा, सबके साथ मिले, बातें चीतें किए और यहाँ का स्वागत बहुत अच्छा रहा। नीता मैडम से भी मिले, किस तरह का नीता मैडम का रिस्पांस था जब आप सभी को उन्होंने यहाँ मंच पे बुलाया? हम तो सोच नहीं सकते हैं कि हम नीता अंबानी मैडम के साथ मिलेंगे, कभी ऐसे तो सोचा नहीं था। हम टीवी में, सोशल मीडिया में देखते थे, लेकिन फाइनली आज उन लोग उसके साथ बातें चीतें किए और बहुत पॉजिटिवली, बहुत हैप्पीली बात किए और बहुत अच्छा लगा मिल के। अमित, सेमीफाइनल में आप नहीं खेल पाए थे, मैंने आपको बाहर देखा जब भारत लास्ट क्वार्टर में पिछड़ रहा था, आप स्टेडियम से बाहर चले गए थे, बड़े मायूस से थे। तो कहीं ना कहीं कमी खल रही थी आपको कि नहीं होना चाहिए था, थोड़ा सा मिस कर गए?
देखिए उस सिचुएशन में तो ऑलवेज मिसिंग होता ही होता है। मिस कर रहा था मैं उस टाइम, क्योंकि 16 प्लेयर रहते कुछ अलग होता और उस दिन 15 प्लेयर खेले, लेकिन 15 प्लेयर रह के भी जर्मनी को इतना अपार खेले थे। उन लोग को ज़्यादा हमारा फाइटिंग ज़्यादा था, ज़्यादा गोल शॉट्स था, ज़्यादा पीसी था, पर उस दिन हमारा साथ नहीं दिया, गोल नहीं निकला। अगर गोल निकल जाता तो खड़ा कर देते उन लोग को। जर्मनी एक अच्छा टीम है, अच्छा बैलेंसिंग टीम है, 2023 वर्ल्ड कप का चैंपियन टीम है, और उसके साथ इतना फाइटिंग खेलना बड़ी बात है, और उसको हमने दिखाया था। अनफॉर्चुनेटली गोल नहीं निकला, बस इतने ही था उसमें, वो मैच में कमी। और मैं बहुत मिस कर रहा था टीम के साथ आया। अब मैं ऐसा, वो टूर्नामेंट क्रुशियल मैच था, क्योंकि एक थोड़ा भी आप अगर हाँ खराब हो जाता, अगर जीत जाते तो हमने ब्रॉन्ज की जगह में और कुछ मेडल मिलता फाइनल खेलते। तो ब्रिजेश को कैसे देखते हैं आपके इस उपलब्धि में, जिस तरह से आप लोगों ने उनका स्वागत किया, सम्मान किया, अब रिटायर हो गए हैं वो, कैसे मिस करेंगे? मेरे भाई को ऑलवेज मिस करेंगे, क्योंकि जब विलेज में हमने एंट्री किया उसके 1-2 दिन बाद मैंने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया। अच्छा भी लगा, दुख भी लगा, और अभी उसके लिए अभी हमने कैसे करके उसको कैसे विदा करें, वो सभी ने बातचीत करके और उसके लिए खेल रहे थे। जब भी हमने चेंजिंग रूम जाते थे तो भाई का पोस्टर लगा हुआ था, वन लास्ट राइट का, तो अब प्रैक्टिस जाते थे और आते थे भी तभी देखते थे। तो वो माहौल बहुत शानदार था, और भाई को अच्छा गिफ्ट दिया, अच्छा रिटायरमेंट का फेयरवेल भी दिया, और मैं भाई को बेस्ट विशेस देता हूँ आने वाले जो भी काम करेंगे, और ऑलवेज मिस करते हैं, करेंगे भाई को। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे अमित रोहिदास जो बता रहे थे कि कितना अच्छा इनके लिए था। आज ये नीता मैम से भी मिले, वो सपना पूरा हुआ, ब्रॉन्ज मेडल जीते, वो भी खुशी की बात है। कैमरा सैनिक के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ 5। वहीं भारतीय हॉकी टीम के मिडफील्डर सुमित देश के लिए ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने से खासे उत्साहित दिख रहे हैं। उनका कहना है कि पूरे देश भर में उन्हें जो प्यार मिल रहा है, हॉकी के क्वार्टर फाइनल में 10 खिलाड़ियों के होने के बाद भी ब्रिटेन पर जीत दर्ज करना वो बड़ी बात बता रहे हैं। डीडी न्यूज़ से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि अगली बार हॉकी में पदक का रंग जरूर बदलेंगे। भारतीय हॉकी ने एक बार फिर इतिहास रचा है, 2 ओलंपिक्स में बैक टू बैक मेडल्स, टोक्यो ब्रॉन्ज और पेरिस में दोबारा ब्रॉन्ज। और इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ हैं सुमित। शानदार प्रदर्शन रहा, 2 ओलंपिक्स में लगातार मेडल, तो एक देखते हैं कि एक प्रोग्रेस है इंडियन हॉकी में लगातार। बिल्कुल, बहुत बड़ी प्रोग्रेस है, और बैक टू बैक मेडल लेना एक बहुत बड़ी बात होती है किसी भी टीम के लिए, और ये हमने करके दिखाया, और भगवान ने चाहा तो तीसरी बार भी करके दिखाएंगे, और मेडल का कलर चेंज करेंगे बिल्कुल। और बड़ा अच्छा लग रहा है, पूरे देशवासियों को हम पे गर्व है, और बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है, तो अच्छा लग रहा है बिल्कुल। तो इस बार देखिए एक अलग तरह की हॉकी खेली आप लोगों ने, अलग कॉन्फिडेंट लग रहे थे, कोऑर्डिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था, अच्छी टीमों को हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया, और ब्रिटेन के साथ आपने मतलब 10 मैन डाउन थे, आफ्टर दैट यू वॉन दैट मैच। तो क्या विशेष रहा, क्या विशेष तैयारियों का इस बार ध्यान रखा था आप लोगों ने? विशेष ध्यान, देखो ओलंपिक कोई छोटी टूर्नामेंट नहीं होती है ना, तो उसमें बिल्कुल आप 100% तैयारी करके आते हो, कहीं भी चूक नहीं छोड़ते कोई भी किसी भी जगह पे भी, और हमने वही किया। हमने प्रैक्टिस भी की थी, ये अभी हमारे कोच ने प्रैक्टिस करवाई थी, कभी बाई चांस किसी प्लेयर को येलो कार्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए हमने तैयार थे। और जब अमित को रेड कार्ड हुआ तो बिल्कुल हर्ट हुए, बाकी रेड कार्ड नहीं बनता था, ये येलो कार्ड हो सकता था, 15 मिनट का दे सकते हैं मैक्सिमम होता है। तो बस सबने सोचा कि यार, हमने अमित से बात की थी, मैं कहा टेंशन मतलब एंजॉय कर तो बाहर, क्योंकि स्ट्रेस लेने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं क्या, हमने बात नहीं किया कि अमित को रेड कार्ड दिया, इसका हमें जवाब देना है, और हमने एक्स्ट्रा एफर्ट किए। जहां मैं 100% देता हूँ, मैंने 110 दिया, मैंने नहीं, हर एक प्लेयर ने, क्योंकि एक प्लेयर कम था, क्योंकि उसकी ड्यूटी करनी पड़ती है, हर प्लेयर को एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी पड़ती है। तो उस क्वार्टर में हमने एक्स्ट्रा ड्यूटी की, और जिसका परिणाम आपने देखा, और हमने धोया बड़ी अच्छी तरह बहुत बढ़िया इंग्लैंड को। लेकिन वो सेमीफाइनल में अमित का न रहना एक कारण था कि जो अंतिम क्षणों में जो गोल हो गया था, अमित रहते तो शायद वो कुछ और रिजल्ट होता। शायद नहीं, मेरे को पर्सनली बोलता हूँ कि शायद नहीं, कंफर्म था अगर अमित तो। कि फर्स्ट रेसर आपने देखा, थर्ड फोर्थ में कितने पीछे डिफेंस किए इसने। श्री भाई डिफरेंट लेवल पे होते, जब ये फर्स्ट रेसर भागता है
नो डाउट अच्छे हैं हमारे और भी, पर एक इस पे एक अलग ट्रस्ट है सबको कि हाँ ये 10 में से 9 भी ले सकता है, 10 के 10 भी ले लेगा। तो ये मैं पर्सनली मानता हूँ कि शायद ही होता तो हम एक प्लेयर का होता ना, हमारे में डिफेंडर कम हो गया था एक, हम 4 थे पीछे, फिर मनप्रीत पाजी आए थे पीछे, तो ये होता तो शायद दिन और होता। जी बिल्कुल, लेकिन पूरा भरोसा है हमको अपनी हॉकी टीम पे, जिस तरह का प्रदर्शन कर रही है। अगले ओलंपिक्स में जिस तरह की हॉकी खेल रही है कंटिन्यू रहने वाली है और एक गोल्ड मेडल अगले ओलंपिक्स में जरूर आने वाला है। कैमरा पर्सन चंचल के साथ नारायण सिंह, डीडी इंडिया, दिल्ली। हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने सुमित से ये खास बातचीत की। वहीं पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर वापस आने के बाद हॉकी टीम के कुछ सदस्य अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। भारतीय हॉकी टीम ने लगातार दूसरे ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की। अब बात कर लेते हैं अमन सहरावत की। कुश्ती की दुनिया में अमन सहरावत अब वो नाम है जो ओलंपिक पदक विजेता हैं, लेकिन इस पदक तक पहुंचना उनके लिए कतई आसान नहीं था और इस राह में सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए विरोधी पहलवान तो थे ही, बल्कि कांस्य पदक के मुकाबले से पहले उनका बढ़ा हुआ वजन भी था। तो आखिर अमन ने मुकाबले से पहले अपने वजन को कैसे कंट्रोल किया, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम से निकलकर ओलंपिक के मंच तक पहुंचने वाले और अपने पहले ही ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने वाले अमन सहरावत की चर्चा हर ओर है। इसलिए नहीं कि उन्होंने कांस्य पदक जीता, इसलिए भी नहीं कि वो ओलंपिक में पदक जीतने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी रहे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कांस्य पदक के मुकाबले से पहले अपने बढ़े हुए वजन को जिस तरह से कम किया। अमन सहरावत ने 10 घंटे में 4.5 किलो वजन घटाकर कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की। अमन के लिए वजन घटाना इतना आसान नहीं था, लेकिन किस तरह से उन्होंने वजन घटाया उसको इस तरह से समझा जा सकता है। अमन ने मैट पर करीब 1.5 घंटे तक कुश्ती लड़ी। इस दौरान उनके कोच भी उनके साथ रहे। अमन ने वजन घटाने और पसीना बहाने के लिए करीब 1 घंटे का हॉट बाथ लिया। अमन ने करीब 1 घंटे तक ट्रेडमिल पर बिना रुके दौड़ लगाई। वजन कम करना इतना आसान नहीं, इसलिए अमन ने कोच की सलाह पर जॉगिंग की। वैसे अमन ने इसके अलावा छोटे छोटे ब्रेक और थोड़ी थोड़ी देर पर एक्सरसाइज भी की। सबसे बड़ी बात यह रही कि इस दरमियान उन्होंने अपने प्रशिक्षकों को अपने साथ ही रखा और जो कुछ भी किया अपने प्रशिक्षकों के देख रेख में ही किया। शाम को कुश्ती खत्म हुई है, उस टाइम करीबन 4.5 किलो वजन ज़्यादा था अमन का। 1.5 घंटा तो इसने सेमीफाइनल ख़त्म होते ही एक ट्रेनिंग का सेशन हमने यहीं ले लिया था मैट पर ही। 1 घंटा इसने रेस्ट किया। 12 साढ़े 12 बजे मैं इसको लेके जिम में चला गया था, तो उसके 1 घंटे का करीबन इसने ट्रेडमिल का सेशन किया कंटिन्यू। उसके बाद आधा घंटे का रेस्ट किया, फिर 5-5 मिनट के 2-2 4-4 मिनट के सेशन 5-6 सेशन दिए इसको सोना बात के। उसके बाद इसको 20 मिनट का रेस्ट दिया। ड्यूरिंग द वर्कआउट इसको गर्म पानी, शहद, नींबू हम 20-20 मिनट में देते रहे। फिर हमने करीबन 1.5 घंटे के बाद दोबारा इसका वज़न चेक किया करीबन 3 बजे 3:30 बजे, तो इसका 900 ग्राम वज़न जब भी कम नहीं हुआ था। उसके बाद दोबारा फिर वही सेशन हमने दोबारा किया। अब की बार हमने सेशन का ड्यूरेशन कम रखा क्योंकि हमारे पास टारगेट छोटा हो गया था। जाहिर तौर पर अमन की कांस्य पदक की सफलता न केवल कुश्ती में उनकी तकनीकी दक्षता को सामने रख गई, बल्कि कहीं न कहीं एक वजन को कंट्रोल कैसे किया जाता है और किस तरह से एक उम्दा एथलीट के तौर पर खुद को सामने रखा जाता है, इस बात का भी जीता जागता उदाहरण है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो वाकई अमन के सामने भी विनेश फोगाट जैसी चुनौती थी, लेकिन अमन ने काफ़ी कड़ा मेहनत किया और काफ़ी अपने आप के जो वजन है उसको कंट्रोल करने के लिए उसमें वो कामयाब हासिल की उन्होंने। तो फिलहाल यहाँ पे वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर
आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। इसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सब की जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। और अब बात कर लेते हैं विनेश फोगाट की। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने शीर्ष भारतीय पहलवान विनेश फोगाट की अयोग्यता के खिलाफ याचिका पर अपना फैसला मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया है। नई समय सीमा के अनुसार एकमात्र मध्यस्थ डॉक्टर एनाबेले बेनेट 13 तारीख को भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे फैसला सुनाएंगी। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति भी एक पक्ष है और भारतीय ओलंपिक संघ प्रभावित पक्ष के रूप में शामिल हो गया है। अपनी अपील में विनेश फोगाट ने संयुक्त रजत पदक का अनुरोध किया है, क्योंकि 50 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबला जीतने के बाद उनका वजन लगभग 100 ग्राम अधिक पाया गया था। वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे अदालत के समक्ष इस मामले का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सुनवाई इस मामले की पूरी हो चुकी है। जैवलिन थ्रो में रजत पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया के सवालों के जवाब दिए। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट के मसले पर रजत पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने कहा कि अगर विनेश को पदक मिलता है तो ये वाकई बहुत अच्छा होगा। मेडल मिलेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, मेडल नहीं मिलेगा तो वो हमको पता है कि जो सिचुएशन जो हुई, अगर वो नहीं होती तो मेडल तो ऐसे ही पक्का था। अगर मिलता है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं मिलेगा तो हमको सबको दिल से पता है। लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो जब तक मेडल नहीं होता गले में, वो एक चीज रह ही जाती है। लोग थोड़े दिन तक याद करते हैं, बोलेंगे कि यू आर आवर चैंपियन, हमारे लिए आप चैंपियन हो। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक वो मोमेंट ना हो, हम पोडियम पे ना हो, तो वो बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। तो मुझे ये डर है बस, अगर लोग नहीं भूलेंगे तो मेडल है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बस मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो विनेश ने किया है अपनी कंट्री के लिए, उसको ना भूलें बस। 2008 बीजिंग ओलंपिक में निशानेबाजी से व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को पेरिस में IOC के 142वें सत्र के दौरान ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा दिया जाने वाला ये सर्वोच्च सम्मान है। इस सम्मान के अंतर्गत खेल को बढ़ावा देने के लिए योग्य प्रयासों के आधार पर लोगों को चुना जाता है और उन्हें सम्मानित किया जाता है। भारत की महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत में बताया कि अब खिलाड़ियों को कभी ना हार मानने के जज्बे के साथ खेलना होगा और नतीजे देने होंगे। उन्होंने माना कि शायद उस दिन उनका वक्त उनके साथ नहीं था, इसलिए वो मुकाबला हार गईं। हमारे साथ हैं बॉक्सिंग की मशहूर खिलाड़ी लवलीना बोरगोहेन, जो बहुत शानदार तरीके से खेली। लवलीना, कहाँ हो गई चूक, इतना अच्छा आप खेले? 4 साल का मेहनत था, बहुत अप एंड डाउन रहे ये पूरे जर्नी में, लेकिन जो होप लेके आए थे उसमें खड़े नहीं हो पाए। इसको मैं अपना किस्मत ही बोल सकते हैं कि भगवान का शायद मेरे लिए कुछ और प्लान है। बहुत सारे एथलीट थे जो नंबर 4 पर ही फिनिश कर पाए। इस बार बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं गोल्ड से मेडल से बड़े क्लोज चुके, तो हमारी परफॉर्मेंस बढ़ रही है पहले के मुकाबले। ओलंपिक एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, तो हमें जो हमारा प्रिपरेशन रहता है वो पता चलता है ओलंपिक में आके। तो इस बार का देखा जाए तो बहुत सारे लोग फोर्ट में रुकना पड़ा। लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, लेकिन इसमें हम बोल नहीं सकते हैं कि रिजल्ट का थोड़ा थोड़ा में रह गया, क्योंकि इतना थोड़ा थोड़ा उसमें
पता नहीं चलता है कि क्या होना होता है। जैसे मेरा रिजल्ट हो, हमारा निशान का रिजल्ट हो, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स का है कि जो इतना क्लोज में रहा है कि उसमें हम कुछ डिसीजन नहीं ले सकते। रिलायंस फाउंडेशन ने सभी प्लेयर्स को बुला करके सम्मान किया, कितना अच्छा लग रहा है, घर से बाहर ऐसा माहौल मिल रहा है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। ओलंपिक में पहली बार ऐसा एक एनवायरनमेंट मिला है और रिलायंस फाउंडेशन में खुद मैं रिलायंस फाउंडेशन की प्लेयर हूँ और इतना जो सब कुछ कर रहा है और स्पोर्ट्स के लिए भी इतना सब कुछ कर रहा है, तो उनसे भी मैं बहुत हमें सपोर्ट मिलते हैं और अच्छा लग रहा है। ये एनवायरनमेंट में भी यहाँ एक इंडियन वाइब आ रहा है। इंडियन वाइब आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह से सपोर्ट अभी हमको हमारे एथलीट्स को मिला गवर्नमेंट से, कितना फ़ायदा हो रहा है इसका? जो सपोर्ट मिल रहा है देखा जाए तो बाकी कंट्री से ज़्यादा हमें इंडियन को सपोर्ट मिलते हैं। हमारे जो प्लेयर्स होते हैं, हमारा फैसिलिटीज़, हमारे जो मतलब हर एक चीज़ में जितना सपोर्ट मिलता है दूसरे कंट्री से ज़्यादा मिलता है, मैं सोचती हूँ, क्योंकि हमने दूसरे कंट्री में भी देखा है। तो फैसिलिटीज़ वगैरह का कोई कमी नहीं है। हमें अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना है और ज़्यादा हमारा माइंडसेट चेंज करना है कि हम नहीं कर सकते को हटा के हमें कर सकते हैं में अगर हम ज़्यादा ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी लवलीना बोर्गेन जो बता रही थी कि माइंडसेट चेंज करना है और ये बताना है कि हम कर सकते हैं और इसी पूरे के पूरे पैरामीटर पर रहना है। और ऐसे बहुत सारे कोचेस ने भी कहा है कि ना करने की जो बात है उसको दिमाग से निकालना पड़ेगा और करके दिखाने की बात को अपनाना पड़ेगा। कैमरा सैंतल के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ पेरिस। तो फिलहाल भारत के चैंपियंस कार्यक्रम में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और पेरिस ओलंपिक में भारत ने 1 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 6 पदक अपने नाम किए। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर, सरबजोत सिंह और स्वप्निल कुसले ने निशानेबाजी में देश को पदक दिलाए। वहीं नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में रजत पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया। हॉकी टीम ने लगातार दूसरे ओलंपिक में कांस्य जीता। वहीं कुश्ती में भी भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कांस्य पदक जीतकर अपना दमखम दिखाया। पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाकर हर किसी को प्रभावित किया। खिलाड़ियों ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से 1 रजत सहित 5 कांस्य पदक अपने नाम किए। पदक जीतने का सिलसिला शुरू किया भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने। मनु ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर अपना नाम इतिहास में दर्ज कराया। वे ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनी। इसके बाद 10 मीटर मिक्स्ड टीम इवेंट में मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने कांस्य पदक जीतकर देश को एक बार फिर से गौरवान्वित किया। इस तरह मनु भाकर ने सुनहरे अक्षरों में अपना नाम लिखवाते हुए पेरिस ओलंपिक में 2 पदक अपने नाम किए। एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली मनु आजादी के बाद से भारत की पहली खिलाड़ी बनी। दूसरी तरफ सरबजोत सिंह ने अपने पहले ही ओलंपिक में सीधा मेडल पर निशाना साधा। इसके बाद निशानेबाजी में ही भारत ने अपने तीसरे पदक पर कब्जा जमाया। अपने पहले ही ओलंपिक में स्वप्निल कुसले ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता। ओलंपिक में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में पदक जीतने वाले स्वप्निल पहले भारतीय बने। भारतीय निशानेबाजों के इस शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय हॉकी टीम कहां पीछे रहने वाली थी। भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक के मैच में स्पेन को
2-1 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय हॉकी टीम लगातार दूसरी बार ओलंपिक में पोडियम फिनिश करने में सफल रही। इससे पहले भारतीय टीम ने टोक्यो ओलंपिक में भी कांस्य पदक जीता था। भारत के अनुभवी गोलकीपर PR श्रीजेश का ये आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला था और टीम ने ओलंपिक पदक जीतकर इस दिग्गज खिलाड़ी को शानदार विदाई दी। पेरिस ओलंपिक में अब बारी थी भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा की। नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर वो कमाल कर दिखाया जिसका पूरे देश को इंतजार था। नीरज ने पेरिस ओलंपिक में 89.45 मीटर के अपने सीजन के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीतने में सफलता हासिल की। वे लगातार दूसरे ओलंपिक में पदक जीतने में सफल रहे। इस जीत के साथ ही नीरज चोपड़ा लगातार 2 ओलंपिक खेलों में स्वर्ण और रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए। साथ ही नीरज व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी भी बने। नीरज के बाद कुश्ती में भारतीय पहलवान अमन सहरावत का दमखम देखने को मिला। अपने पहले ही ओलंपिक में अमन ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम दर्ज कराया। उन्होंने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में प्यूर्टो रिको के डेरियन क्रूज को 13-5 के अंतर से हराया। 21 साल के अमन भारत के सबसे कम आयु के ओलंपिक पदक विजेता बन गए। अमन सहरावत की जीत के साथ ही भारत ने पिछले 4 ओलंपिक से कुश्ती में मेडल जीतने के क्रम को कायम रखा। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। तो इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।